मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 15 आर्थिक विकास और नियोजन में हम आपको भारत का आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ और विकसित और विकासशील राष्ट्र और मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं और उनके कार्यकाल और किस कार्यकाल में किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। देखिए, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत की स्थिति। तो मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति देखिए 6वें स्थान पर है और यह पुराना आंकड़ा है, 2004 का आंकड़ा है और इसमें स्थिति है 126वीं। भारत की स्थिति कितनी है? तो 126वीं है। उच्च मानवीय विकास वाले देश कौन कौन से हैं? तो उच्च मानवीय विकास में जिन देशों में सूचक का माप 0.8 या उससे अधिक हो, 0.8 या उससे अधिक हो, तो ये आते हैं उच्च मानवीय सूचकांक वाले होते हैं। जैसे कि नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ये उच्च और ऑस्ट्रेलिया क्या है? उच्च मानवीय विकास वाले क्षेत्र हैं। फिर आता है मध्य मानवीय विकास वाले देश। तो मध्य मानवीय विकास में 0.5 से 0.8 हो, ये मध्य मानवीय विकास वाले आते हैं। जैसे कि चीन, श्रीलंका और इंडोनेशिया, और अपना भारत भी मध्य मानवीय में ही आएगा। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और नेपाल, ये आ गए मध्य मानवीय। अब आता है निम्न मानवीय विकास वाले देश। तो निम्न मानवीय जिनका सूचकांक 0.5 से भी कम है, तो ये हैं अपने मोज़म्बिक और नाइजर। ये देश हैं जो जिनका सूचकांक निम्न मानविक विकास वाले देशों के अंतर्गत आता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में चुने हुए 177 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किए गए। इन सूचकांकों के अनुसार 63 देश उच्च मानव विकास वाले, 83 मध्यम वाले और 31 न्यून मानव सूचकांक में आते हैं, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वां। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार विश्व में कुल कुछ देशों का मानव विकास संकेतक दी गई तालिका में दिया हुआ है। इसी आधार पर योजना आयोग ने भारत के विभिन्न राज्यों में के मानव विकास सूचकांक बनाए हैं। अब हम देखते हैं कि विकसित और विकासशील राष्ट्र। विकसित और विकासशील राष्ट्र। विकसित देशों से तात्पर्य उन देशों से है जहां के नागरिक अपने भोजन, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं सरलता पूर्वक पूरी तरह कर लेते हैं और इन देशों में निर्धनता और बेरोजगारी नियंत्रण में रहती है। विकसित देशों में जैसे जापान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है आदि देश। तो विकसित देश के बारे में पूछा तो आपको ये नोट करना है। इसके विपरीत संसार में ऐसे देश हैं जहां नागरिकों को भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता, पहनने की सीमित मात्रा में कपड़े मिलते हैं, नागरिकों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है। इन देशों में व्यापक बेरोजगारी और अशिक्षा पाई जाती है। इन देशों को अल्प विकसित या विकासशील देश कहा जाता है। तो विकासशील देश किसे कहा जाता है? तो हमें ये लिखना है कि जहाँ पर नागरिकों को भरपेट भोजन की भी प्राप्ति नहीं हो पाती, पहनने के लिए सीमित मात्रा में कपड़े मिलते हैं और नागरिकों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है। इन देशों में व्यापक बेरोजगारी और अशिक्षा पाई जाती है। ये विकासशील देश कहलाते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, म्यांमार आदि को इस श्रेणी में रखा गया है। इन अल्प विकसित देशों को निर्धन, पिछड़ा और विकासशील तथा कम विकसित देश भी कहा जाता है। विकसित है या विकासशील, इसे निर्धारित करना इतना एक कठिन कार्य है, परंतु फिर भी कुछ आधारों
पर विकसित और विकासशील देशों में अंतर किया जा सकता है। अगले प्रश्न में हम आपको विकसित और विकासशील देशों में अंतर बताएंगे। विकसित और विकासशील देशों में मध्य क्या अंतर है? इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रकार परिभाषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो देखिए, विकासशील देश वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में काफ़ी कम है। ये संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके द्वारा दी गई परिभाषा है। विश्व बैंक ने भी अपनी विकास रिपोर्ट 2006 में विकसित और विकासशील देशों के मध्य अंतर करने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग किया। रिपोर्ट के अनुसार वे देश जिनकी वर्ष 2004 में प्रति व्यक्ति आय, तो वर्ष 2004 की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो उसे विकसित देश, तथा वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 से कम है उन्हें विकासशील या निम्न आय वाले देशों के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें भारत विकासशील देश के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में कुछ देश विकसित देश हैं और अन्य विकासशील देश हैं, इसी प्रकार एक देश जो विभिन्न राज्यों से मिलकर बना होता है और उसमें बहुत सारे राज्य विकसित राज्य होते हैं और कुछ विकासशील राज्य होते हैं। यदि हम भारत में आर्थिक विकास के प्रति व्यक्ति आय का मापदंड के आधार पर देखें तो हमें भारत में ही पता चलता है कि कुछ राज्य विकसित हैं और कुछ विकासशील है। तो अब देखते हैं कि विकसित राज्यों की सूची, भारत के विकसित राज्यों की सूची। तो पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को सम्मिलित किया गया, ये विकसित राज्य हैं। जबकि विकासशील राज्य में मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार आदि ये विकासशील राज्य हैं। तो क्वेश्चनों में विकसित राज्य की सूची पूछा गया तो आपको विकसित राज्य लिखना है और विकासशील राज्य भी लिखना है। यद्यपि मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनने की ओर तीव्रता से अग्रसर है। इन 15 राज्यों में 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी का 90% हिस्सा निवास करता था और 48% आबादी तुलनात्मक रूप से विकसित राज्यों में निवास करती है और 42% आबादी विकासशील राज्यों में निवास करती है। तो अभी हम तुलनात्मक दृष्टि से भी हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि विकसित और विकासशील देश में विभिन्नताओं को किस प्रकार से मापा गया है। तो कृषि के आधार पर जो विकसित राष्ट्र है वह विकसित राष्ट्र में कृषि को प्रधानता नहीं दी गई, जबकि विकासशील राष्ट्र में कृषि को प्रधानता दी जाती है। प्राकृतिक साधन विकसित राष्ट्र में उसका पूर्ण उपयोग होता है, इसमें अल्प उपयोग होता है। प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, विकसित राष्ट्र की कम होती है। पूंजी निर्माण उच्च दर पर होता है, इसका निम्न दर पर होता है। उद्योग प्रधान होते हैं, विकसित में उद्योगों की अभाव पाया जाता है। बेरोजगारी विकसित राष्ट्र में न्यूनतम होती है, इसमें अधिक होती है। बैंक और बीमा पर्याप्त रूप से विकसित होते हैं, इसमें कम विकसित होते हैं। जन्म और मृत्यु दर निम्न होती है और ये तुलनात्मक उच्च दर होती है। ग्रामीण जनसंख्या विकसित राष्ट्र में कम पाई जाती है और विकासशील में अधिक पाई जाती है। प्रत्याशित आयु अधिक है और इसमें तुलनात्मक कम है। तकनीकी शिक्षा व्यापक रूप से विकसित राष्ट्र में तकनीकी शिक्षा अधिक होती है, इसमें अल्प होती है। पूर्ण रूप साक्षरता में विकसित राष्ट्र पूर्ण रूप से साक्षर होता है और ये अल्प साक्षर होता है। जो विकासशील है वो अल्प साक्षर होता है। अब हम देखते हैं भारत के विकसित और विकासशील राष्ट्रों की सूची। तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 32,712 है, महाराष्ट्र की 32,170 है, पंजाब की 30,701 है और गुजरात की 28,155 है, केरल की 27,048 है, तमिलनाडु 25,965 है, कर्नाटक की 23,945 है और आंध्र प्रदेश की 23,153 है और पश्चिम बंगाल की 22,000। आंकड़े भी हमारे लेकिन पुराने हैं। और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 14,069, असम की 13,633, उड़ीसा की
13,601। और सबसे गरीब राज्य है हमारा बिहार, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 5,772 है। इस प्रकार से भारत के विकसित और विकासशील राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय के बारे में हमने तालिका के माध्यम से जाना। तो सबसे कम विकसित राष्ट्र में बिहार है। और अब हम देखते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक संसाधनों का उपयोग ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन के लिए दो बातें जरूरी है: पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें प्राप्त किया जाना है तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध संसाधनों तथा उनके उपयोग करने का ब्यौरा। आर्थिक नियोजन में सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस प्रकार समाज की अधिकतम संतुष्टि के लिए देश में संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। नियोजन से पूर्व देश के आर्थिक संसाधनों का आकलन किया जाता है। इसमें घरेलू संसाधनों के साथ साथ विदेशों से प्राप्त होने वाले साधनों को भी शामिल किया जाता है। इसके साथ आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण कर देश में उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी प्रयास किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व भी राष्ट्रीय नेताओं एवं विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय निर्माण की आवश्यकताओं पर जोर दिया। सर्वप्रथम 1934 में सर विश्वेश्वरैया ने भारत के आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण हेतु 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की। तदनुसार 1944 में देश के प्रमुख उद्योगपति द्वारा बॉम्बे योजना, श्री मन्ना नारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई, किंतु व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण उन्हें मूर्त रूप नहीं दिया गया। 15 स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1950 में देश के लिए योजना बनाने के उद्देश्य से योजना आयोग का गठन किया और अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य मार्गदर्शन सिद्धांत आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार रहता है। परिस्थितियां और समस्याओं में परिवर्तन के कारण विभिन्न योजनाओं में उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में से अलग अलग योजनाओं में अलग अलग बातों पर विशेष जोर दिया गया है। संक्षेप में भारतीय योजनाओं के मूल उद्देश्य देखिए। तो भारतीय योजनाओं के मूल उद्देश्य क्या है? विकास की ऊंची दर प्राप्त करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, रोजगार के अवसरों की वृद्धि, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति, जीवन स्तर में वृद्धि करना, सामाजिक कल्याण को बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन आदि। इस प्रकार से हमने विकसित और विकासशील राष्ट्र और उनकी तुलनाएं और भारत के विकसित राज्यों के बारे में देखा। अब हम आने वाले वीडियो में भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो प्राप्त कीजिए।